तो देखो भाई, बैंक या बैंकिंग की बात यहां पर हो रही है और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है? कैसे हैं? मैं बढ़िया हूं, आप लोग बढ़िया हैं, अच्छे हैं? चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। कह रहे हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट दे रहा है कि इन्हें प्रत्येक राज्य के संबंधित रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण, रेरा जिसको आप कहते हैं, द्वारा विनियमित किया जाता है। इससे रियल एस्टेट क्षेत्र छोटे निवेशकों के लिए सुलभ हो जाएगा। They are regulated by the respective real estate regulatory authority, RERA, for every state. It will make real estate sector accessible to small investors. बताइए, चलिए इसका आंसर करिए। जिनको रिट्स के बारे में नहीं पता है तो भाई दिक्कत की बात है, जिनको पता है तो भाई मौज की बात है, अच्छी बात है ना। ऐसे अगर हम नहीं कर पाते तो एक काम करते हैं, पहले इसको समझते हैं। जैसे आप सब लोगों ने म्यूचुअल फंड का नाम सुना? म्यूचुअल फंड, है ना। म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है बताओ? म्यूचुअल फंड ना कलेक्टिव फंड लेता है। जैसे मान लो ये एक ना, हम कहते हैं ए बी सी डी, ये लोग क्या करते हैं, अपना पैसा यहां पर जमा करते हैं, सारे लोग एक जगह, है ना। और इसे ही हम लोग म्यूचुअल फंड। देयर विल बी अ फंड मैनेजर, ठीक है। क्या होगा? एक फंड मैनेजर होगा, और वो फंड मैनेजर फिर क्या करेगा? इसी पैसे को इन्वेस्ट करेगा। निवेश कहां निवेश करेगा? वो इन्हीं पैसों को इन्वेस्ट करता है तमाम अलग अलग। शाहरुख खान, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। रितिका, गुड मॉर्निंग। सबको गुड मॉर्निंग, है ना। चलो जी। तो म्यूचुअल फंड क्या करता है कि ए बी सी डी ऐसे करके बहुत सारे लोगों से पैसा कलेक्ट करता है और यहां पर रखता है, और फिर आगे जाके वो इन्वेस्ट करता है। जैसे उसने क्या किया, कुछ शेयर आईसीआईसीआई के ले लिए, कुछ रिलायंस इंडिया के ले लिए, कुछ एचडीएफसी के लिए ले लिए, है ना। कुछ शेयर मारुति के लिए लिए। ऐसे ना इनका एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड, ठीक है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना लेते हैं। तो इनके शेयर गिरते बढ़ते रहते हैं, यानी कि वो फायदा नुकसान कमाते रहते हैं, और जो भी फायदा नुकसान होता है, जैसे मान लो इन्होंने 1,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, है ना, और इसने 1,000 रुपए इन्वेस्ट करके उन्हें 1,800 रुपए बना दिया। तो हो सकता है उसमें दो बातें होंगी। पहले तो एक हिस्सा क्या होगा, यहां आ जाएगा, और एक हिस्सा फंड मैनेजर को, यानी कि ये अपनी फीस निकालेगा। मान लो इसने 200 रुपए फीस निकाली, बाकी के जो 1,600 रुपए हैं वो इधर आ जाएंगे, और फिर वो इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो लॉजिक आपको समझ में आ गया कि फंड, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। वो छोटा छोटा अमाउंट कलेक्ट करता है लोगों से, और फिर उसे एक अमाउंट बनाता है, और फिर अमाउंट डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में लगाए जाते हैं। इतना समझ में आ गया है? ठीक। और इसी के पैटर्न पर आधारित है हमारा रिट्स। क्या आधारित है? रिट्स। तो ये जो रिट्स है वो इसी पर आधारित है। इसी पर आधारित का मतलब, इसे ही हम बोलते हैं एक तरीके टाइप ऑफ, हम इसको बोल सकते हैं कि एक प्रकार का म्यूचुअल फंड के जैसा ही फंक्शन करता है। म्यूचुअल फंड के जैसे ही, ठीक है। तो रिट्स का मतलब क्या हुआ? रिट्स के अंदर हम देखते हैं कि जैसे रियल एस्टेट, है ना। अब रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी है। जैसे एग्जांपल लीजिए आप, किसी ने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हो सकता है 1,000 करोड़ रुपए भी, है ना, चाहिए होंगे। या कोई कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाना है। आप देखते हैं ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें एक साथ होती हैं, सारी बिल्डिंगों में कॉमर्शियली एक्टिविटीज हो रही होती है।
तो इन सबको बनाने के लिए पैसा बहुत सारा चाहिए। तो रिट्स में भी ऐसा ही किया जाता है कि ऐसे करके एक फंड होगा, उसमें छोटा छोटा A B C D E वो लोग अपना पैसा जमा करेंगे और फिर ये लोग क्या करेंगे, उससे इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, उससे कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, बिल्डिंग्स बिल्डिंग्स बनाएंगे, है ना। और फिर उससे जो कमाई होगी, यानी कि जो कमाई करेंगे, वो कमाई रिटर्न के रूप में इनको दी जाएगी, उनको रिटर्न या उन पर लाभ मिलेगा। हाँ, ये जरूर है कि जैसे इसमें नुकसान भी हो सकता है। यस, रिट्स को सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है? सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, ये जो रिट्स है इसकी स्टैब्लिशमेंट या इस तरीके की रिट्स हो गई, या ऐसे ही ना हमारे देश के अंदर इनविट्स भी है। एक इनविट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बोलते हैं। तो वहां पर जो पैसा कलेक्ट किया जाता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कलेक्ट किया जाता है। और ये सारी चीजें इंडिया में इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के तहत की जाती है। तो इनको रेगुलेट करने का काम सेबी के जिम्मे है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ में आ गई। प्रश्न की तरफ चलिए, क्वेश्चन देखिए। कह रहे दे आर रेगुलेटेड बाय द रिट्स के बारे में पूछ रहा है। रिट्स को कौन रेगुलेट करता है? कह रहे ये रेरा से रेगुलेट होती है। सेकंड कह रहा है इट विल मेक रियल एस्टेट सेक्टर एक्सेसिबल टू स्मॉल इन्वेस्टर्स। अब इसके थ्रू जो हमारे स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं वो पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहां पर ये बात कही जा रही है छोटे छोटे जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी रियल एस्टेट में पैसा लगा सकते हैं। तो सेकंड वाला तो सही है क्योंकि छोटे छोटे पार्ट्स में कलेक्ट करते हैं। फर्स्ट वाला ऑप्शन सही मानेंगे क्या? नहीं जी, फर्स्ट वाला ऑप्शन ठीक नहीं है क्योंकि वहां हमें जाना था सेबी के साथ। किसके साथ जाना है? सेबी के साथ। सेबी इज करेक्ट आंसर। तो सो दैट ये सही नहीं है, ये सही है। तो वी विल गो विद द बी। बी के साथ हम जाएंगे। ओके, यस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। एंजल निवेशकों के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल निवेशक सामान्य तौर पर अपना स्वयं का पैसा निवेश करते, स्वयं का पैसा। अच्छा जी, दे इन्वेस्ट इन स्मॉल स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। वे छोटे स्टार्टअप्स और उद्यमियों में निवेश करते हैं। ठीक है, उद्यमियों में निवेश करते हैं। दे प्रोवाइड मोर फेवरेबल टर्म्स एंड कंडीशन एज कंपेयर टू अदर लेंडर्स। वे उधारकर्ताओं की तुलना में अधिक अनुकूल नियम और शर्तें प्रदान करते हैं। ठीक है, एंजल इन्वेस्टर्स रेगुलेटेड बाय द सेबी। एंजल निवेशकों का विनियमन सेबी के द्वारा किया जाता है। सेबी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब देखो एक एक जैसे जनरली क्या होता है, हर कंपनी हर व्यक्ति शेयर तब इशू कर सकता है ना जब उसकी कंपनी का कुछ साइज हो गया हो, है ना, उसने खूब काम कर लिया हो, खूब कमा लिया हो, तब लोग उसकी कंपनी में पैसा लगाएं। लेकिन अगर किसी को शुरुआत करनी है तो शुरुआत में तो कोई पैसा देगा नहीं। तो फिर भारत में एंजल इन्वेस्टर का कॉन्सेप्ट आया, है ना। दूसरे का डी बोल रहे हैं लोग। ओके, ठीक है, चलिए तो मैं इसको ना थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। इंडिया में ना बेसिक दो कॉन्सेप्ट है इन्वेस्टमेंट के। अगर आप पाओ तो ऐसे कह सकते हो कि इन्वेस्टर हम दो प्रकार के पा सकते हैं। एक इन्वेस्टर जिसको हम कहते हैं वेंचर कैपिटल फंड। ठीक है, वेंचर कैपिटल फंड का मतलब होता है जब कोई कंपनी स्टार्टअप में निवेश करती है, कंपनी निवेश करती है। तो रिलायंस इंडिया लिमिटेड निवेश करे तो उसे हम वेंचर कैपिटल फंड कहेंगे, यानी कि रिलायंस वेंचर कैपिटल फंड होगा वो। लेकिन एंजल इन्वेस्टर का मतलब क्या है? एंजल इन्वेस्टर का मतलब है कि जब कोई इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब जैसे हम और आप व्यक्तिगत तौर पर
इंडिविजुअल किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं, में निवेश करते हैं, स्टार्टअप में निवेश करते हैं, ठीक है। और जब इंडिविजुअल किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करेगा तो उसकी शर्तें भी आसान होगी। जैसे आपने एग्जांपल के लिए शार्क टैंक देखा होगा, वहां बैठते हैं लोग, है ना, तो वो लोग अपना पैसा लगा रहे होते हैं, कंपनी नहीं, अपना, उनके पास खुद का पैसा होता है, वो दे रहे होते हैं उससे। आर यू गेटिंग दिस? तो इस तरीके की चीजें होती है, यानी कि इन्वेस्ट आप कर सकते हैं स्टार्टअप्स में। अगर इसे देखा जाए तो इस तरीके के इन्वेस्टमेंट को रेगुलेट किया जाता है बाई सेबी। ऐसा नहीं कि कोई इनको बेवकूफ बना दे, नहीं। तो सेबी के माध्यम से नजर रखी जाती है किसको कितना पैसा कहां पर जा रहा है। इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत इंडिया में अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के तौर पर करी गई है। अल्टरनेटिव, इनको हम AIF कहते हैं। यानी कि ये पैसा जुटाने का ऐसा साधन नहीं है जो रेगुलर साधन है, नहीं, ये पैसा जुटाने का एक नायाब तरीका। जनरली कंपनियों के लिए पैसा जुटाने का साधन बैंकें होती थी, है ना, तो इन पर भी हमें नजर रखनी होती है। RBI से भी इन पर नजर रखता है, ऐसा नहीं कि नहीं रखता। चलिए आइए जरा देखते हैं क्या है स्टेटमेंट्स। क्या एंजल इन्वेस्टर जनरली इन्वेस्ट अपना पैसा लगाते हैं? स्टेटमेंट कैसी है, जल्दी से आंसर करो। यस, स्टेटमेंट इज करेक्ट, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। दे इन्वेस्ट इन स्मॉल स्टार्टअप। हाँ, चूंकि अपना पैसा लगा रहे तो बहुत पैसा तो नहीं होगा, छोटा छोटा पैसा होगा, तो ये भी सही है, ठीक है। अच्छा, यहां स्मॉल स्टार्टअप्स का मतलब 2-4 करोड़ से है, लेकिन अब आप ऐसा नहीं सोचो कि 500 रुपए लेके 1000 रुपए कहीं खड़े हो तो वो नहीं, नहीं, वो नहीं। दे प्रोवाइड मोर फेवरेबल। हाँ, उधार करने वाला तो आपसे क्या लेगा, एक एक पर्टिकुलर ब्याज लेगा, तो आप उसको चुका पाओगे नहीं चुका पाओगे, वो थोड़ा रिस्की काम है। बट हाँ, थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। एंड द फोर्थ वन, एंजल इन्वेस्टर्स को रेगुलेट किया जाता है सेबी के द्वारा। यस, आप एंजल की जगह यहां वेंचर कैपिटल फंड भी लिख सकते थे, बट फिर वहां पर आपको आप स्वयं की बात नहीं करनी पड़ेगी, वहां पर ये सारे स्टेटमेंट कंपनी के रिस्पेक्ट में आ जाएंगे। देन वी विल गो विद द डी। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्राउड फंडिंग क्या होती है? क्राउड फंडिंग क्या होती है, इसका एक एग्जांपल देता हूं। गुरुजी नोटिफिकेशन नहीं आता है, नोटिफिकेशन नहीं आता तो क्या हो गया, सुबह 9 बजे ये मिलना है, उसमें क्या है, आप चैनल हमारा देखे ही हो, है ना, ग्रुप में आता नोटिफिकेशन, ग्रुप देखो, ग्रुप में सब कुछ आता। सेकेंड थर्ड का स्टेटमेंट देखो, क्राउड फंडिंग। आपने अक्सर देखा होगा कई बार ना, कुछ लोग कुछ मतलब आप देखते होगे कि कई बार, कल तो नहीं हुई थी क्लास, हाँ कल नहीं हुई थी क्लास, क्योंकि कल कुछ इशू हो गया था, दैट्स वाई नहीं हुई थी। अब रेगुलर होगी, है ना। हम, मुझे लगता है इसमें कितने लेक्चर हो चुके हैं, 16 लेक्चर हो चुके हैं, और लगभग अभी 10 क्लासेस और होगी, ठीक है, अलग अलग टॉपिक्स पर। अभी तो हम इसमें चल रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, तो देखिए क्राउड फंडिंग क्या होती है। क्राउड फंडिंग तो आपने अक्सर सुनी होगी कि कई बार बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े लोग कुछ लोगों के लिए पैसा मांगते हुए नजर आते हैं, डोनेशन करने के लिए बोलते हैं, करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्राउड फंडिंग, है ना। तो देखिए इसके लिए वो क्या सोर्स इस्तेमाल करते होंगे। इंटरनेट, सोशल मीडिया के माध्यम से वित्त पोषण का एक तरीका। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्राउड फंडिंग मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों से पैसा लेना, तरीका कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल। आजकल तो सोशल मीडिया तरीका है, यस। बड़ी संख्या में पैसा जुटाया जाता है, यहां पर लिखा है बड़ी संख्या में निवेशकों से छोटी छोटी रकम जुटाई जाती है। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बड़े पैसे तो वो देंगे नहीं, ठीक है, यस। फिर क्या लिखा है, इट इज ऑल्सो रेफर्ड द मार्केट प्लेस फाइनेंसिंग। अब ये टर्म आपको ध्यान रखना है। जैसे क्राउड फंडिंग मतलब बहुत सारे लोगों से छोटा छोटा पैसा ले रहे, ठीक है, लेकिन इसे क्या कहते हैं, बाजार वित्त पोषण। कॉपी में लिख सकते हो, दीज आर द यूनिक टर्म्स। इसे मार्केट प्लेस फाइनेंसिंग कहते हैं, मार्केट प्लेस फाइनेंसिंग कहते हैं, ठीक है। तो सो दैट थर्ड इज स्टेटमेंट इज राइट एंड वी विल गो विद द
डी, क्योंकि सारे ऑप्शंस इसमें करेक्ट हैं, कोई भी गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ईटीएफ, ठीक है, ईटीएफ के संबंध में विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का कारोबार स्टॉक की तरह होता है और इसे पूरे दिन खरीदा और बेचा जा सकता है। स्टेट, यहां पर देखिए, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ETFs are traded like stocks and can be bought and sold throughout the day. ETFs can be used as a vehicle of disinvestment. एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को विनिवेश के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स द बेनिफिट ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जोखिमों के विविधीकरण का लाभ प्रदान करते हैं। देखते हैं क्या लगाया, चौथे का डी लगाया किसने, ओके। फोर्थ में डी, अमित ने आंसर दिया है, फोर्थ का डी होना चाहिए। अच्छा, लेट्स सी, देखते हैं कि अमित की बातों में कितनी सच्चाई है। अमित कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे? हाँ जी, सी होना चाहिए। अच्छा, और बोलिए भाई। देखो भाई, मैं एक एग्जांपल देता हूं। जब आप शादियों में जाते होगे तो शादियों में फलों की टोकरियां आती हैं। कई बार क्या होते हैं, जैसे आप अभी तो क्या है, अभी कल को शैलेंद्र का ब्याह होगा, अमित का ब्याह होगा, है ना। तो उसमें जब वो शादियों में जाएंगे तो अपने वहां के लिए, ससुराल के लिए फलों की टोकरियां ले जाएंगे, है ना। कई बार फल की टोकरी क्या होती है, आम होते हैं, केवल आम ही होते हैं उसमें। सेब होते हैं तो सेब ही होते हैं, है ना। अंगूर होते हैं तो अंगूर ही होते हैं, है कि नहीं। तो एक ही टाइप की, यानी कि एक टोकरी होती है कि नहीं होती। इसको हम ऐसे समझेंगे, अभी पहले एक एग्जांपल लेते हैं, फिर इसको हम कनेक्ट करते हैं इससे। देखो जी, ईटीएफ क्या है, ईटीएफ इसको बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है। बिल्कुल ये थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड के जैसा काम करता है ना। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या है, हम ये कह रहे हैं कि बेस्ड ऑन बास्केट, बेस्ड ऑन बास्केट, इसमें बास्केट होती है। अब बेटा ये बास्केट किस चीज की हो सकती है, कहते हैं या तो ये बास्केट इक्विटीज की हो सकती है। इक्विटी मतलब इसमें केवल शेयर ही हो सकता है, और शेयर में भी ऐसा हो सकता है कि प्राइवेट कंपनी हो उसके ही शेयर हो, ये भी हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि पब्लिक, यानी कि जो हमारी सरकारी कंपनियां हैं उनके शेयर हो, ये भी हो सकता है। ऐसी भी बास्केट मार्केट में हो सकती है जो जिसमें केवल बॉन्ड आते हो, है ना। बॉन्ड मतलब, बोलो जी, यस। कैसे शेयर हो सकते हैं, बॉन्ड हो। अब बॉन्ड में भी कॉर्पोरेट बॉन्ड हो सकते हैं, यानी कि कंपनियों के भी हो सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट के भी बॉन्ड हो सकते हैं। अब इसका मतलब आप कौन सी बास्केट खरीदना चाहते हो ये आप पे डिपेंड करता है। हाइब्रिड भी हो सकता है। हाइब्रिड मतलब इस वाली टोकरी के अंदर हो सकता है कि, हाइब्रिड का मतलब हुआ कि हो सकता है बॉन्ड भी हो प्लस इक्विटी यानी कि शेयर भी हो। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। या ये टोकरी ना इन सब के अलावा केवल गोल्ड की भी हो सकती है, ठीक है। मेरे यहाँ आम का बगीचा है सर, इस बार आपका निमंत्रण है आम खाने के लिए। अच्छा, मेरे यहाँ करेले की फसल हुई है, इस बार तुम्हारा निमंत्रण है करेला खाने के लिए। आइए और खाइए करेला, है ना। और मैं बबूल का पेड़ भी है, आए 1 किलो बबूल ले जाए, उसी से सुबह सुबह उठ के मंजन करें। अरे आम, लेकिन आपने मुझे निमंत्रण दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अब इसमें पता और लिख देते तो ठीक रहता, पता और किस तरीके से मैं आप तक पहुंच पाऊंगा इसका रास्ता और लिख देते आप, तो मुझे काफी अच्छा लगता।
आ जाओ। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का मतलब क्या है कि ये बास्केट बेस्ड चलता है, ठीक है। इसमें बास्केट होती है, क्या होती है, बास्केट होती है। तो शेयर की बास्केट हो सकती है, बॉन्ड की बास्केट हो सकती है। अब इसमें जो आप खरीदना चाहते हो खरीद लो, क्या दिक्कत है ना। आप अगर प्राइवेट कंपनियों के शेयर की बॉन्ड की बास्केट खरीद रहे हो तो प्राइवेट कंपनी के शेयर आपके पास आ जाए। जैसे एग्जांपल ले लो आप, एक बास्केट है उसमें लिखा है एनटीपीसी के शेयर, भेल के शेयर, है ना, सेल के शेयर, आईओसीएल के शेयर। अब ये देखो, ये शेयर है ना। फिर उसी उसी में आप एनटीपीसी, भेल, सेल, गेल, गेल के शेयर। अब ये बताओ, ये एक ऐसी बास्केट है जिसमें केवल सरकारी कंपनियों के शेयर, ठीक है, बोलो। और इसी को तो हम ईटीएफ कहते हैं। अब आप खुद से बताओ मुझे, अगर 32 फरवरी अयोध्या, ठीक है बेटा, आओ। तो यहां पर आप ध्यान रखना, ये जो शेयर है, ये शेयर जो है, या आपने ईटीएफ खरीदी यानी ये बास्केट खरीदी, तो आप जरा खुद से सोचो, अगर आप ये ईटीएफ खरीदते हो तो इनडायरेक्टली आप इनके शेयर खरीद रहे हो। और शेयर खरीदने का मतलब क्या होता है, सरकार शेयर बेच रही होगी तभी तो खरीद रहे होगे, बोलो। और डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है विनिवेश। विनिवेश का मतलब है सरकार जब शेयर की बिक्री करती है, बेचती है, उसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो अगर मैंने कोई ईटीएफ खरीद लिया, मैंने कोई ईटीएफ खरीद लिया, और वो ईटीएफ अगर सरकारी कंपनियों का है, इसका मतलब मैंने सरकारी शेयर खरीद लिए। और सरकारी शेयर जब कभी बेचे जाते हैं उसे हम डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब पूरे दिन शेयर की कीमतों में बदलाव होगा तो आपके ईटीएफ में भी बदलाव होगा, और इन्हें पूरे दिन खरीदा बेचा जा सकता है बिना किसी प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आ जाइए जरा देखते हैं। अब यहां पर आप जरा देखो, ETFs आर ट्रेडेड लाइक स्टॉक, बिल्कुल पूरे दिन खरीदा बेचा जा सकता है। ये समझ लो जैसे सेब 1 किलो बेचा जा सकता है और डलिया में भी बेचा जा सकता है, भर के बेचा जा सकता है, बस वही है ये, ठीक है, ओके। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स विनिवेश के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यस, ईटीएफ में अगर सरकारी कंपनियों वाला आपने खरीद लिया तो आपने सरकार के शेयर खरीद लिए, तो इसे हम डिसइन्वेस्टमेंट या विनिवेश भी कह सकते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जोखिमों के विविधीकरण का लाभ प्रदान करता है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी ठीक है। ईटीएफ बेनिफिट जो है वो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क करता है। अब देखो, अगर मैं किसी एक कंपनी का शेयर लेता और वो डूब जाती तो नुकसान होता, दूसरे का लेता अब इसमें कुछ कंपनी डूबेंगी, कुछ कंपनी नहीं डूबेंगी, तो मेरे पैसे उतने ज्यादा डूबेंगे नहीं, तो वो पॉसिबिलिटी है। तो 1 2 3 इज करेक्ट, ऑल आर करेक्ट आंसर। यहां पर हो जाएगा हमारा चौथे का डी। यस, ये जो तुम आम वाम खा रहे हो ना, इससे तुम्हारा दिमाग बहुत तेज हो रहा है, हमको लग रहा है। ये सही लग रहा है, फिर तो डी होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंश्योरेंस कवर provided to deposits by the deposit insurance and credit guarantee। जमा, बीमा और ऋण गारंटी निगम, जिसको DICGC कहते हैं आप, जमाकर्ताओं को प्रदान किए गए बीमा कवर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। All commercial banks and urban cooperative banks have registered with the DICGC for providing insurance to depositors। अच्छा जी, तभी आपको भी इनवाइट किया। हाँ, और क्या। इसीलिए दो ब्रिलियंट लोग जब अमित के बागों में बैठ के आम का आनंद लेंगे तो ये ऋतु वसंत ऋतु नजर आएगी। हालांकि अभी बसंत ऋतु ही है कि नहीं। हाँ भाई, साइड हटिए, साइड हटिए, साइड, SIDE, साइड, साइड हटिए। जो बोलते बेटा वही लिख देते हो, हैं? आ जाओ। DICGC क्या है ये देख लो पहले, फिर आप इसका आंसर करिए। चलिए,
अलग अलग लोग अलग अलग बातें बता रहे हैं, देख लीजिए। DICGC क्या है? RBI की सब्सिडरी है। क्या है भैया? सब्सिडरी है। इसका मतलब RBI की एक सहायक संस्था मान लो आप, ठीक है। क्या करती है? इंश्योरेंस करती है बैंक डिपॉजिट्स का, ठीक है जी। बैंक में जो जमा होते हैं उनके डिपॉजिट करती है। इसका खर्चा बैंकों को उठाना पड़ता है। बैंक हैव टू पे द अमाउंट, ओके, उठाना पड़ता है। तीसरा, ध्यान ध्यान से सुन लो मेरी बात। आरबीआई सब्सिडरी है, आरबीआई की इंश्योरेंस, जो बैंक डिपॉजिट होता है वो इंश्योरेंस करती है उसका, और बैंक ही इसका खर्चा भी उठाती है। अब यहां पर आप एक चीज और ध्यान रखेंगे कि डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी अप टू 5 लाख, 5 लाख रुपए तक का बीमा करती है, ठीक है। बीमा करती है 5 लाख तक। लेकिन वहां पर यह लिखा है कि वहां पर यह लिखा है कि ये बीमा का पैसा तब मिलेगा जब बैंक दिवालिया हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। देखो, ये इंश्योरेंस ऑब्वियस सी बात है इन केस ऑफ बैंक करप्सी मिलता है, लेकिन कई केसेस हमने ऐसे देखे हैं जहां पर आरबीआई ने बैंक जो डिपॉजिट है, जमा है, उसकी निकासी पर रोक लगा दी। अभी शायद एक न्यू बैंक, कोऑपरेटिव बैंक करके एक बैंक थी, उसके ऊपर रोक लगा दी कि वहां पर अगले 6 महीने तक जो कस्टमर्स है वो पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। तो जब इस तरीके क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उस बैंक में कुछ स्कैम हुआ है। तो उस केस में DICGCI को क्या करना पड़ेगा कि 90 दिन के भीतर 5 लाख रुपए तक भुगतान करने होंगे, याद रखना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल इसमें, तो हमारे कस्टमर को नुकसान नहीं होना चाहिए। बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा वो एक अलग चीज है, लेकिन अभी ये निकासी नहीं कर सकते पैसे की, तो फिर वहां पर दिक्कत है। 5 लाख रुपए का बीमा, अरे बीमा अलग चीज है यार, वो वाला बीमा नहीं बेटा। आप जो बैंक में पैसा जमा करते हो, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट, कि जो बैंक में पैसा जमा किया वो पैसा निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। अगर कभी भी आरबीआई कहते कि अब बैंकों से पैसा नहीं, तो हमारा पैसा कब मिलेगा? क्या बैंक जब पैसा कमाएगी तब देगी? नहीं, उस केस में DICGC दे देगा आपका पैसा। आइए स्टेटमेंट देखते हैं। कहते हैं DICGC सभी कॉमर्शियल बैंक और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को प्रोटेक्ट करती है। यस, इनमें जितने भी आपके पैसे जमा हैं, सारे के सारे पैसे DICGC में इंश्योर्ड हैं, आपके पैसे डूबेंगे नहीं 5 लाख रुपए तक। आरबीआई इसका प्रीमियम जमा करती नहीं, आरबीआई नहीं जमा करती बेटा, बैंक को खुद ये प्रीमियम जमा करना है, क्योंकि बैंक पैसा कमाती है। प्रीमियम का बोझ सरकार पर पड़ता है, ये भी गलत है, बहुत ही ज्यादा फालतू स्टेटमेंट। फिर लिखा है जमा बीमा ऋण गारंटी निगम केवल दिवालिया की स्थिति में, नहीं, दिवालिया की स्थिति में तो देगा ही देगा, प्लस अगर किसी भी प्रकार की निकासी पर रोक लगाई गई है तो वहां पर DICGC को 90 दिन में पैसा देना पड़ेगा, 90 दिन में। तो ये भी गलत हो गया। तो सो दैट वी विल गो विद द ए, ठीक है। हम ए के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे? ए के साथ। हाँ बेटा, क्वेश्चन पूछ लो, जो क्वेश्चन है आपके दिमाग में पूछिए। चलिए, निकासी, विड्रॉल, ठीक है। निकासी क्या? पैसा निकालना। कहते ना घर से निकासी हो रही है। With reference classification of non-performing assets, consider the following statement. गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब मानक परिसंपत्तियां वे परिसंपत्तियां हैं, ये ऋण है
जो 1 वर्ष से अधिक समय से अतिदेय हैं। Substandard assets are loans that are overdue for more than 1 year. भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार डाउटफुल या संदिग्ध परिसंपत्तियां वे संपत्तियां हैं जो 90 दिनों से अधिक और 1 वर्ष से कम समय के लिए अतिदेय हैं। तनावग्रस्त परिसंपत्तियों में गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, पुनर्गठित ऋण और अभिलिखित खाते में डाली गई परिसंपत्तियां शामिल हैं। Stressed asset encompass NPAs, restructured loan, written off assets. आरबीआई भारत की गरीबी को खत्म कर सकती है क्या? नहीं। भारत की गरीबी को खत्म कर सकता है भारत का युवा। भारत की गरीबी ऐसे नहीं खत्म होगी भाई, उसके लिए बहुत सारा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। भारत की गरीबी उत्पादन से कम होगी। छठवे का बी आंसर दे रहे, बी दे रहे, सी दे रहे। अच्छा जी, देखो भाई, याद दिलाता चलूं, मैंने आपको एनपीए के क्लासिफिकेशन पढ़ाए हैं। एनपीए का वर्गीकरण पढ़ाया आपने, क्लासिफिकेशन। तो व्हाट इज द एनपीए क्लासिफिकेशन? एनपीए क्लासिफिकेशन की अगर अपन बात करें तो पहला होता है सब स्टैंडर्ड। क्या होता है? सब स्टैंडर्ड, यानी जब स्टैंडर्ड बहुत खराब हो जाए। दूसरा होता है डाउटफुल। क्या होता है? डाउटफुल। और तीसरा होता है लॉस एसेट। ठीक है, लॉस एसेट। यहां पर आप देख सकते हो डाउटफुल और लॉस एसेट। ठीक। सब स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि जब कोई चीज ओवर ड्यू हो जाए, ना चुका पाओ, 90 दिन से लेकर 1 साल तक, ठीक है, और जब कोई चीज ओवर ड्यू हो जाए 1 साल से ऊपर, ठीक है, और लॉस एसेट का मतलब है जब रिकवरी ना हो, रिकवरी पॉसिबल ना हो कि हो भी पाएगी या नहीं। ठीक है, तो ऐसे में सर जब युवा को अवसर नहीं दे रही सरकार तो कैसे कर पाएगी? बस यही, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, आई एम एग्री, है ना। अब मैं तो युवा बचा नहीं, हालांकि मैं भी युवा की ही श्रेणी में आऊंगा क्या? क्या लगता है इस सवाल का जवाब क्या हो सकता है? क्या मैं युवा हूं या मैं युवा की श्रेणी में आऊंगा या अधेड़ हो चुका हूं? है, देखते हैं। तो अब ये क्वेश्चन तो आंसर हो गया ना। कह रहा सब स्टैंडर्ड एसेट 1 साल से ज्यादा नहीं, 90 दिन से लेकर 1 साल तक, ठीक है, तो उसको सब स्टैंडर्ड बोलते हैं। तो 90 दिन से 1 साल तक पढ़ाया है, आपकी कॉपी में लिखा होगा ये, है ना। दूसरा डाउटफुल एसेट क्या है? 90 दिन से 1 साल नहीं, 1 साल से अधिक, 1 साल से अधिक, तो ये भी गलत हो गया। हाँ बिल्कुल, स्ट्रेस्ड एसेट के अंदर ये लोन और रिटर्न ऑफ, बिल्कुल ये दोनों चीजें आती हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट कि भाई तनावग्रस्त परिसंपत्तियां क्या, एनपीए और ये सब बिल्कुल आता है। तो हम थर्ड स्टेटमेंट के साथ जाएंगे। तो ओनली वन इज करेक्ट, केवल इनमें तीनों में एक ही करेक्ट था, बाकी दो गलत थे। तो आंसर ए हो जाएगा हमारा, ए आंसर हो जाएगा। बैड बैंक के बारे में लिखिए। लिख रहा है कि बाबा की लिस्ट में आ गए हैं आप, देश हम संभाल लेंगे, आप अपनी हेल्थ संभालो। बूढ़े हो गए हो आप सर, बड़े हो गए हो। नो आप क्या बताइए आप, क्या देश किधर जा रहा है? एक समय था गुरु द्रोणाचार्य और अर्जुन जैसे शिक्षक और छात्रों का संबंध हुआ, आज छात्र मीमर हो लिए हैं। बताइए, मजाक माहौल बनाते हैं अपने टीचर का। छी, कैसे चलेगा? एक बेचारे वो थे अर्जुन, एक एकलव्य थे, अंगूठा काट के दे दिए थे। और तुम लोगों से अगर कुछ कह दो कि क्या दोगे तो आओ, हाँ,
मेरा ही अंगूठा काट के दे दो कि ये लो, अंगूठा मांग रहे थे ना तुम। आज तो ये हाल है कि तुम लोग तो टीचर को ही बेच दोगे। कह रहा जी आचार्य जी। आओ, बैड बैंक क्या है? देखो भाई, बैड बैंक आपको याद रखना है। बैड बैंक जनरली, बैड बैंक क्या है? बैड बैंक एक प्रकार की, बैड बैंक एक प्रकार की एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, ठीक है? यानी कि ऐसी प्रतिभूतियां जो एसेट रिकवरी करने का काम करती हैं, ठीक है? एआरसीज। अब भारत में हाल ही में ये करती क्या है? ये बैंक्स से ना, बैंक से उनके डूबते कर्ज यानी कि एनपीए खरीद लेती है। बैंकों से एनपीए खरीद लेती है, बैंकों से डूबते कर्ज खरीद लेती है, पहला ये। दूसरा, यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि सरकार ने पिछले 2 वर्ष पहले 2 बैड बैंक की घोषणा करी थी। बिल्कुल, एक एनएआरसीएल और दूसरा आईडीआरसीएल। एनएआरसीएल का काम था एसेट को रिकवर करना, यानी कि उसकी रिकवरी करनी, उसका अधिग्रहण करना। और आईडीसीआर काम था तो जो डूबता हुआ एसेट था उसको सेल करना, बेचना, है ना? तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है बैड बैंक से रिलेटेड। बैड बैंक इज अ फाइनेंशियल एंटिटी जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट या बैड लोन्स या खरीद लेती है। कहां से? बैंकों से। स्टेटमेंट सही है, एनपीए खरीदने का काम बैड बैंक का है, ठीक है? अभी सबके कमेंट पढ़ता हूं, रुक जाओ दोस्तों। नेशनल एनएआरसीएल अलोंग विद आईडीआरसीएल पहली बैड बैंक है इंडिया में जो कोशिश करेंगे एनपीए को रिजॉल्व करने का। ये भी स्टेटमेंट सही है, तो 7वें का यहां पर सी करेक्ट हो जाएगा। सी इज करेक्ट आंसर। चलिए, शैडो बैंकिंग क्या होती है? सर आप तो भाई बहन बोलते हो तो ऐसे ही बोलेंगे ना, ठीक है? आपके स्टूडेंट अर्जुन जैसा नहीं है। हाँ, और क्या। चलो, हाँ, नेक्स्ट लिखिए फटाफट, देखिए जल्दी से क्वेश्चन कि शैडो बैंकिंग क्या है। यानी कि ऐसी संस्थाएं जो बैंक जैसा काम करती है लेकिन वो बैंक नहीं है, उन्हें शैडो बैंकिंग कहते हैं। छाया बैंकिंग या शैडो बैंकिंग गैर वित्तीय मध्यस्थता या बाजार रहित वित्त भी कहा जा सकता है। शैडो बैंकिंग इज ऑल्सो रेफर्ड एज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन और मार्केट बेस्ड फाइनेंसिंग, ठीक है? जैसे ऐसे समझो, ये बैंक है, ये लोग क्या करते हैं, एनबीएफसी जैसे मान लो, ये लोग बैंक से पैसा लेते हैं, फिर ये लोग देते हैं पब्लिक को पैसा, ऐसे, है ना? तो ये शैडो यानी कि हम डायरेक्टली बैंक से नहीं ले रहे, इनसे ले रहे, तो ये इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है? और क्या, ओके। शॉर्ट टर्म फंड्स जो है वो यहां से ये बोरो कर लेते हैं शैडो बैंक्स, और फिर उनका इस्तेमाल करते हैं लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी चीजों को खरीदने के लिए, है ना? तो 8वें का आंसर क्या होना चाहिए? तो बिल्कुल ठीक है ये बात कि बैंकें पैसा देंगी ऐसी एंटिटीज को, फिर ये लोग आगे अपना काम करते हैं और उनको पैसा देते हैं, ठीक है? हाँ, एनपीए का फिक्स जो पीरियड है वो 90 डेज है, एग्जैक्टली सही है। एनपीए का जो फिक्स पीरियड है 90 डेज है, यानी कि इफ द कस्टमर अनेबल टू रीपे देयर लोन्स अप टिल 90 डेज, तो हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं एनपीए में कि वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होगी। तो 1 एंड 2 इज करेक्ट आंसर, दोनों सही है इसमें। शैडो का मतलब क्या है? जैसे मैं हूं,
और मेरा शैडो इधर आएगा आएगा अगर ऐसे करके कोई लाइट आई तो ये हूं तो मैं ही ना, है ना। अगर मैं आगे चलूंगा शैडो आगे चलेगा, पीछे जाऊंगा पीछे जाएगा, दाएं जाऊंगा दाएं जाएगा, नाचने लग जाऊंगा शैडो भी नाचने लग जाएगा, है कि नहीं। बस शैडो बोल नहीं पाएगा, यानी कि शैडो मेरा लिमिटेड परफॉर्म कर सकता है। खा रहा हूं ऐसे कर रहा हूं वो खा रहा है ना। तो वैसे वही चीज यहां भी है कि बैंक तो है लेकिन वो बैंक नहीं है, तो वो पैसा तो ले लेगा लेकिन वो फिर आगे दे नहीं पाएगा, है ना। आगे मतलब वो यूज नहीं कर पाएगा। अब ये स्टेटमेंट आप एक बार पढ़ लीजिए, ऐसे स्टेटमेंट जनरली आते नहीं लेकिन 2 क्वेश्चन पढ़ गए, देख लेते हैं। एफएसडीसी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल, एफएसडीसी। पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए, इनको मैं करेक्ट कर देता हूं जल्दी से। बोलो फटाफट। अब देखो यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया उसको देख लो आप। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता वाली वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद उप समिति, ये पूरी एफएसडीसी के बारे में बात नहीं कर रहा है ना। आपको ध्यान रखना है, जनरली एफएसडीसी एक नॉन स्टेचुटरी बॉडी है, उसकी बात नहीं कर रहा है, ये ध्यान से सुन लो मेरी बात। और इसके चेयरमैन तो होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, ये सवाल कुछ और है और आपसे पूछ कुछ और रहा है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल, जैसे इंडिया में कई सारी फर्म्स हैं या कई सारी कंपनियां, जैसे सेबी है, आईआरडीए है इंश्योरेंस सेक्टर की, फिर पेंशन की पीएफआरडीए है, बैंकिंग की आरबीआई है, तो ये आपस में सब लड़ नहीं जाएंगे, तो इनके बीच भी सामंजस्य बने कि सब एक ही जैसा काम करें। तो इनकी चेयरमैनशिप करता है हमारा एफएसडीसी, और इनके अंडर में नीचे बिठाते हैं हम बाकी लोगों को, ठीक है। जब फाइनेंस मिनिस्टर नहीं होगा तो आरबीआई गवर्नर इनकी चेयरमैनशिप करेगा, ठीक है। गुरुजी आपसे ऑफलाइन मिलना चाहते हैं तो यू कैन कम टू माय प्लेस एट मुखर्जी नगर एट एनी डे, एनी वर्किंग डे आप आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेटा यहाँ एफएसडीसी के बारे में नहीं पूछ रहा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल का उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य यह था कि जो आरबीआई है, जो सेबी है, जो भारत में इंश्योरेंस वाले हैं, जो पेंशन वाले हैं, ये आपस में मिलजुल कर चले, है ना। आपस में मिलजुल कर चले, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जो लोग दिल्ली में हैं, मैं उनसे ये भी कहना चाहता हूं कि 27 फरवरी को हम नया बैच शुरू कर रहे हैं, एंड बैच ज्वाइन करो ना करो, एंड यू कैन कम टू माय प्लेस एंड मीट मी। तो हम बहुत सारी चीजें में आपको हेल्प कर लेंगे। पीटी 2025 के लिए तो मैंने बहुत सारे नोट्स वगैरह ये सब बनाए हैं, बट ये उन लोगों को ही मिल रहे होंगे जो लोग इस बार एग्जाम दे रहे होंगे। अगर हमारे पास आपका डेटा होगा तो सो दैट वी कैन असिस्ट यू। अगर आपका डेटा आपके हमारा डेटा नहीं होगा तो फिर हम आपको असिस्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर नंबर होगा या मेरा नंबर आपके पास होगा तो आप मुझे भी डायरेक्ट भेज देना, तो मैं उनसे नोट्स और क्लासेस कुछ अरेंज करा दूंगा आपके लिए, ठीक है। वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एफएसडीसी यहाँ पर कह रहे हैं, एफएसडीसी नाम की संस्था तो है संस्था, लेकिन वो वह, लेकिन यहां पर जो बात हो रही है वो एफएसडीसी सब कमेटी की हो रही है, यानी उसके नीचे एक संस्था है उसकी बात हो रही है, ठीक है। उसके अंदर एक संस्था है। कहते हैं एफएसडीसी को आरबीआई के गवर्नर के द्वारा चेयर किया जाता है। तो ये चीज चूंकि आपने पढ़ी नहीं होगी तो ये गलत है, गवर्नर नहीं, डिप्टी गवर्नर, है ना। किसको मान के चलेंगे? एफएसडीसी की जो सब कमेटी है दैट इज चेयर्ड बाय द डिप्टी गवर्नर, उसको डिप्टी गवर्नर चेयर करता है, ठीक है। और आपको ये ध्यान रखना है कि इसके मेंबर अलग होते हैं नहीं, तो जो एफएसडीसी में मेंबर होते हैं वही इसके मेंबर होते हैं। एफएसडीसी वाले मेंबर डिफरेंट मेंबर नहीं होते, सेम मेंबर होते हैं। तो ये चीज गलत हो गई, ठीक है। हाँ ये जरूर है कि टेक्निकल ग्रुप है, ये छोटा ग्रुप है, वो पूरा नहीं है। जैसे हम लोग ना बड़ा मेंबर ग्रुप, एफएसडीसी मेन मेंबर ग्रुप हो गया, उसके अंदर एक एफएसडीसी
कमिटी हो गई, सब कमेटी। बिल्कुल ठीक है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल लिटरेसी और डिप्टी गवर्नर काम करते हैं इसके लिए, बिल्कुल ठीक है। ये जो हमारी सब कमेटी है फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट, फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए बनाई गई, बिल्कुल ठीक है। इंटर रेगुलेटरी फोरम है मॉनिटरिंग फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमेरेट्स, इज हेडेड बाय द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। देखो फिर से ये कह रहे हैं कि वित्तीय समूहों की निगरानी के लिए अंतर नियामक फोरम का नेतृत्व आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव, नहीं फिर गलत हो गया, सचिव नहीं आएगा यहां पर आएगा डिप्टी गवर्नर, है ना, डिप्टी गवर्नर। तो सो दैट 9वें के अंदर 9th में आपको ध्यान रखना है कि केवल सेकंड सही है, तो ओनली वन इज करेक्ट। ये भी गलत है, ये भी गलत है, दोनों चीजें यहां पर गलत हो गई। कितना टफ क्वेश्चन है ये? टफ नहीं है क्योंकि हमने ये टॉपिक पढ़ा नहीं है कभी, तो सो दैट, और ये सवाल नहीं आएगा, टेंशन मत लो आप, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर इजी क्वेश्चन आ जाएंगे। वित्तीय स्थिरता और परिषद के बारे में, विकास परिषद से रिलेटेड फिर से है। कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल का उप समिति विशेष रूप से वित्तीय क्षेत्र के नियामकों का प्रमुख शामिल होते हैं। तो इन्होंने कहा कि इस कमेटी के अंदर फाइनेंशियल सेक्टर के प्रमुख, जैसे IRDA के समूह, है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि खाली हेड शामिल होते हैं, ऐसा नहीं है, हेड नहीं होते, अभी मैंने बताया था, है ना। पहले वाले में क्या है कि इसके अंदर केवल प्रमुख शामिल नहीं होंगे, प्रमुख तो होंगे लेकिन साथ के साथ अन्य सदस्य भी होंगे, सदस्य तो रहेंगे, प्रमुख क्या करेंगे इसको, तो ये गलत हो गया, ठीक है। अर्ली वार्निंग ग्रुप है, कोऑर्डिनेट करता है रिस्पॉन्सेस ड्यूरिंग द क्राइसिस सिचुएशन, चेयर्ड बाय द डिप्टी गवर्नर। अभी पढ़ा था डिप्टी गवर्नर ही सब कमेटी को चेयर करता है, स्टेटमेंट ठीक है। और एक तरीके का ये अर्ली वार्निंग ग्रुप है जो बताने का काम करता है ना। यस, तो पहला सही हो गया, दूसरा आंसर सही हो गया। मैक्रो एंड मॉनिटरिंग द ग्रुप ऑल्सो एम्ड असेसिंग द माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। अब इसमें थोड़ा इन डेप्थ जाकर ये हमसे कहा गया, तो ठीक है, कोई गलत हो जाए, कोई इतने क्वेश्चन करते हैं तो एक आधा क्वेश्चन गलत भी हो जाए, क्या दिक्कत है। मैक्रो वित्तीय निगरानी समूह है, मतलब ये बड़े मैटर्स तो देखता है, बड़ी पॉलिसीज देखता है, बट माइक्रो या सूक्ष्म आकलन नहीं करता, माइक्रो वाला इंडिकेटर इसके पास नहीं है, तो सो दैट ये भी गलत हो गया। तो वी विल गो विद द 2, तो केवल एक ही सही है, इसका सी सही नहीं है, माइक्रो नहीं, केवल मैक्रो, है ना। चलिए अब बहुत इजी क्वेश्चन आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सर जी, FSDC का डिप्टी गवर्नर को सिलेक्ट कौन करता है, RBI गवर्नर या नहीं? डिप्टी गवर्नर जो होता है वो, आप जब RBI पढ़ते हो तो RBI के पास 21 मेंबर्स का एक बोर्ड होता है, उनमें एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, अधिकतम 4 डिप्टी गवर्नर हो सकते हैं। सरकार इनको चुनती है, कौन चुनती है? सरकार। रोहित बम बम भोले, तुम्हारा भोले हम बताते हैं। हाँ बिल्कुल, वैसे बम बम भोले, आज महाशिवरात्रि है, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पीके मोहंती कमेटी से रिलेटेड सवाल पूछ रहे, बताइए जरा कि पीके मोहंती कमेटी जब बनाई गई तो उसका क्या पर्पस था, बताओ भाई। व्यवसायिक इंजीनियरों का बिल तैयार करना, टू प्रिपेयर द प्रोफेशनल इंजीनियरिंग बिल्स, रिव्यू द गाइडलाइंस ऑन द टेलीविजन रेटिंग, टेक द स्टेप्स टू प्रिवेंट द स्टबल बर्निंग, पराली को जलाने से रोकने के लिए कदम उठाना, and to review the present ownership guidelines and corporate structure for the Indian private sector में। तो अब मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है पीके मोहंती कमेटी के बारे में कि बैंकिंग से संबंधित था, तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो इसमें क्या है, प्रश्न क्या है, ये कह रहे हैं कि जो प्राइवेट बैंकें होती है ना, हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा ये उन प्राइवेट बैंकों में कि भाई कौन डायरेक्टर है, किसके पास कितनी ओनरशिप है, रिव्यू करना पड़ेगा ना, लेके भाग जाए मान लो विजय माल्या टाइप का किसी को है बना सके तो यस, तो दिक्कत हो जाएगी, तो डी इज करेक्ट, एक ही रिलेटिव है, बिल्कुल सही है। पीजे नायक समिति के बारे में भी बात हो रही है, सरकारी बैंक इक्विटी देखरेख के लिए बैंक निवेश कंपनी की स्थापना की सिफारिश कहेगी। तो पीजे नायक कमिटी recommended establishment of bank investment company to oversee the government statement held bank equity।
तो सरकारी बैंकें जो होती हैं उनके जो शेयर होते हैं ना, इक्विटी मतलब शेयर, तो उनको कितना मतलब उनमें कैसे इन्वेस्टमेंट जुटानी है, कैसे उनको पैसा लाना है, ये सब के लिए नचिकेत मोड़ समिति की सिफारिशों मुख्य कारण प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने के लक्ष्य को सकल घरेलू उत्पाद के 50% तक कम करने पर केंद्रित था। क्या कहा? नचिकेत मोर कमेटी रिकमेंडेशन प्राइमरली फोकस ऑन रिड्यूसिंग द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट टू 50% ऑफ जीडीपी। 12 का सी बता रहे हैं लोग। अच्छा जी, ठीक है। अब पहली चीज आप ध्यान रखो कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पीजे नायक कमेटी ने ये बात कही थी कि अच्छा रहेगा कि गवर्नमेंट बैंक की जो इक्विटीज है इनकी देखरेख के लिए, यानी कितना शेयर बेच रहे, कितना नहीं बेच रहे, उसका रेट कैसा जा रहा, सस्ता तो नहीं बेच रहे, उसके लिए आप ना बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी खोल लो, ठीक रहेगा। और इन्होंने ही सरकार को भी ये कहा था कि अपना ना जो सरकारी परसेंटेज है उसको भी रिड्यूस करो, यानी कि बैंकों के अंदर जो मालिकाना हक है 50% से कम कर दो, 50% से कम कर दो। और सरकार मतलब प्राइवेट बैंक के बना दो, उनमें हिस्सेदारी कम कर लो, जिससे को अगर नुकसान भी होता है तो वो नुकसान नहीं होना चाहिए। नचिकेत मोड़ समिति किससे संबंधित है? वित्तीय समावेशन से, लिख लीजिए फाइनेंशियल इंक्लूजन से, कभी पूछेंगे। और इनकी वजह से भारत में ये पेमेंट बैंक भी चलती है, पेमेंट बैंक। नचिकेत मोड़ समिति की सिफारिश पर ही पेमेंट बैंक। लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा कि ऋण देना कम कर दीजिए, ये बात गलत, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो इनकी बात से मैं एग्री नहीं करता। तो 1 इज करेक्ट, तो पहला यहां पर सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में ये स्टेटमेंट सबका सही होना चाहिए, है ना? यस, करेक्ट करिए सारे लोग स्टेटमेंट को। देखिए 13 नंबर, प्रधानमंत्री जनधन योजना फोकस करता है अनबैंक एडल्ट रादर देन एवरी हाउस होल्ड। प्रत्येक बैंकिंग सुविधा से वंचित वयस्क पर विशेष ध्यान देता है। इनका प्रत्येक परिवार का खाता हो रादर देन बैंकिंग सुविधा जिनको नहीं मिल रही उनको। तो आई थिंक ये भी सही है। 28 अगस्त 2018 के बाद खोले गए जनधन खातों के अंतर्गत रुपए कार्ड धारकों को 2 लाख रुपए के बढ़े हुए मुफ्त दुर्घटना बीमा का लाभ मिलता है। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है बेटा। जनधन दर्शक ऐप, जनधन दर्शक ऐप शाखाओं, एटीएम और बैंक मित्रों का पता लगाने जैसी सेवाओं से संबंधित है। ये स्टेटमेंट भी सही है। इस पे क्या डिस्कशन करना है, कोई डिस्कशन नहीं करना। जनधन योजना के अंतर्गत 40 करोड़ से ज्यादा खाते खोले गए हैं, बहुत बढ़िया है। एक बार तालियां हो जाएं इस चीज के लिए। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, इसमें से कौन सी चीजें आती हैं उसके अंदर? आवास, सामाजिक संरचना, शिक्षा, यहां तक कि रिन्यूअल। हाँ, पहला स्टेटमेंट ठीक है। पहले स्टेटमेंट का मतलब है कि जिनके पास अकाउंट नहीं है उनको ना फोकस करके हमने पूरे परिवार को फोकस करना है। और अकाउंट नहीं है उसमें एडल्ट टर्म लिखा है, बड़े, ऐसा थोड़ी ना बड़े बूढ़े बुजुर्ग बच्चे सबका खाता खुले, सब बैंकों तक जाए, वो है। ठीक है, देखिए जरा, व्हाट इज द राइट आंसर? आवास, सामाजिक संरचना, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, व्हाट इज द करेक्ट वन? दीजिए आंसर। प्रायोरिटी सेक्टर किसको बोलते हैं? सब तो सही दे दोगे। यस, हाउसिंग प्रायोरिटी है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रायोरिटी है, एजुकेशन प्रायोरिटी है, रिन्यूएबल एनर्जी तो मोस्ट प्रायोरिटी है। तो डी इज करेक्ट आंसर, डी करेक्ट आंसर है, डी इसका सही जवाब है। बहुत बढ़िया बच्चों। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग से रिलेटेड, यानी प्राथमिकता क्षेत्र उधारियों से संबंधित यहां पर स्टेटमेंट दिया हुआ है। कह रहे सभी बैंकों को बोला गया है, चाहे वाणिज्यिक हो चाहे विदेशी, कि उन्हें 75% ऋण देना है अपने ऋण का। जितना भी ऋण दे रहे हैं उसका 75% ऋण देना है प्रायोरिटी सेक्टर वालों को। आरआरबी को बोला गया और कोऑपरेटिव बैंक को बोला गया है कि उन्हें भैया 40% ऋण देना है अपने टोटल ऋण का। जल्दी, डी, डी आंसर कर दिया, बताओ।
देखो बात हुई, 15 का ए कर दिया, उल्टा है दोनों। अच्छा अच्छा, ओके, दैट्स नाइस एंड करेक्ट। देखो जी, जो भी कॉमर्शियल बैंकें हैं, है ना, और जो हमारी विदेशी बैंकें हैं, इनको क्या कहा गया कि 40%, ठीक है, अपने ऋण का 40%, ना कि 75% देना है प्रायोरिटी सेक्टर को, इसलिए गलत हो गया। आरआरबी हो या शहरी ग्रामीण बैंक हो, इन्हें 75% देना है, तो इसलिए यह आंसर गलत हो गया। तो ना तो एक सही ना दो सही, दोनों गलत हो गए। अग्रणी बैंक योजना, एक बैंक को ना लीडर बना देते हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। The basic lead bank scheme. The big banks should try to open offices in each district. There should be a stiff competition among the variation nationalized bank. बड़े बैंकों को प्रत्येक जिले में कार्यालय खोलने का प्रयास करना चाहिए। विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। तो इनका कहने का मतलब यह था कि बैंकों का विस्तार करना। देखिए जल्दी से, डी, सभी बैंकों को जमा राशि जुटाने के लिए गहन प्रयास करने चाहिए। अच्छा, 16A एंड बी। देखो, लीड बैंक स्कीम में लीडर बनना है, तो लीडर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? कंपटीशन। तो ऑल बैंक्स वर हैविंग द कंपटीशन। अगर कंपटीशन नहीं होगा बैंकों के बीच, तो हाउ द पब्लिक सेक्टर बैंक या नेशनलाइज्ड बैंक कैन मेक द मोर रेवेन्यू? तो इन दोनों को ना प्रॉफिटेबल बनाना था, है ना, इसलिए। तो पहला सही है, दूसरा सही है, तो वी विल गो दिस सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सरकार के समावेशी विकास के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में सहायता कर सकता है? इनमें से क्या फायदा होगा? कौन सी चीज है जो इंक्लूसिव, सबके विकास के लिए जरूरी है? कब खत्म होगी क्लास? क्लास खत्म हो चुकी है, और अब वक्त आ चुका है आपसे विदा लेने का। विदा लेने से पहले हम इस सवाल को करेंगे और अपने अपने घर को जाएंगे। 17 का डी, ऑल। अच्छा जी, देखो भाई, इंक्लूसिव, पूरे देश में सबका विकास हो। देखो, इंक्लूसिव का मतलब क्या है? द पार्टिसिपेशन ऑफ ईच पीपल मस्ट बी इन द डेवलपमेंट। हर व्यक्ति का विकास में भागीदार हो, एंड द बेनिफिट टू ऑल, और वो भी सबको लाभ भी मिले उसका। तो स्वयं सहायता समूह बिल्कुल, क्योंकि इससे गांव की महिलाएं बहुत इंपावर होंगी और बेनिफिट मिले। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस का बड़ा फायदा मिलता है। यस, एग्जैक्टली, सेकंड स्टेटमेंट ठीक है। शिक्षा का अधिकार लागू होगा तो लोग, बच्चे पढ़ेंगे, तो ये भी जरूरी है, हर किसी को पढ़ने लिखने का अधिकार भी है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर द डे, एंड होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूं। और जाने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, इफ यू आर इन दिल्ली तो कम टू आवर ऑफिस, एंड हम आपके लिए नए नए बैचेस चला रहे हैं, हमसे मिलिए, फिर वहां पर हम और सारी बातें करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। ठीक है, इकोनॉमिक्स आपकी जितनी स्ट्रांग हो जाए, उसके लिए कितने घंटे पढ़ना होगा? नहीं, मेरी जितनी स्ट्रांग करने की कोई जरूरत नहीं है आपको इकोनॉमिक्स। आपको सारे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उन पर बराबर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जॉब उसी से लगेगी। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। कल फिर मिलते हैं इसी समय 9 बजे। ठीक है, शुक्रिया।